गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगरों के संदर्भ में, उनकी प्रशासनिक शहरी समाज के स्वरूप के संदर्भ में, जिसमें प्रशासन समाज को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी संदर्भ में देखते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा कैसी थी? अगर तुलना करें तो जो बेबीलोनियन समाज या इसके पहले सुमेरियन समाज रहा, उसके मुकाबले में स्त्रियों की दशा कुछ कमी आई। असीरियन सभ्यता में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, यानी उतना सम्मान स्त्रियों को नहीं मिल पा रहा था जितना सम्मान सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों को मिलता था। प्रोफेसर आर्मस्ट्रीड बताते हैं कि विश्व इतिहास में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ असीरिया सभ्यता में ही हुआ। इसके पहले सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा की बात नहीं सुनाई देती, बात नहीं समझ में आई, बात नहीं दिखाई दी। लेकिन असीरियन सभ्यता में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा की व्यवस्था दिखाई देती है। यानी प्रोफेसर आर्मस्ट्रीड के अनुसार पूरे विश्व इतिहास में जब से विश्व का इतिहास लिखा जा रहा है, इस इतिहास में सबसे पहले पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए असीरियन सभ्यता में ही दिखाई देती है। यानी यदि विवाह के पश्चात स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शादी, जो उसका वर था, उसके छोटे भाई यानी देवर से, अगर वह 10 वर्ष से ऊपर है तो उससे करना पड़ता था। क्यों भाई, ऐसा क्यों? स्त्री की आयु 18 साल, पति की मृत्यु हो जाती है, देवर जो है 12 साल का है, उससे शादी कर दो। ये स्त्रियों की दशा में गिरावट दिखाता है कि स्त्रियों को कैसा समझा जाता था। विवाहित स्त्रियां पर्दे में रहती थीं, मगर अविवाहित वेश्याएं, पुजारिनें और दासियों के लिए पर्दा में रहने की मनाही थी। यानी दासियां पर्दा नहीं रख सकती थी, अविवाहित कन्याएं पर्दा नहीं रखती थी, वेश्याएं को तो पर्दा रखने की जरूरत ही नहीं थी, पुजारिनें भी पर्दा नहीं रखती थी। स्त्रियों को पतिभक्त रहना होता था, चाहे और लेकिन पुरुष कितनी भी उपपत्नियां रख सकते थे। यानी पुरुष एक पत्नी के अलावा कितनी भी पत्नियां रख ले, कोई दोष नहीं हो सकता था। लेकिन पत्नी अगर पति के अलावा किसी और से प्रेम कर ले, और से रिश्ता रख ले, तो वह अपराध माना जाता था। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो स्त्रियों की दशा जो थी वह बेबीलोनियन सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के मुकाबले में बहुत नीचे आई। बहुत मतलब जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं रही। फिर आता है अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज का मुख्य अर्थव्यवस्था होता है, मुख्य रीढ़ जो होता है वो अर्थव्यवस्था होता है। बेबीलोनिया में व्यापार को अधिक महत्व प्राप्त था, यानी इसके पहले जो बेबीलोनिया सभ्यता थी उसमें व्यापार को अधिक महत्व प्राप्त किया गया था। मगर असीरिया में कृषि कार्य का अधिक महत्व था। लेकिन असीरिया सभ्यता में, असीरिया समाज में कृषि कार्य को ज़्यादा महत्व दिया गया। उस्माने यानी मध्यम वर्ग में समृद्ध कृषकों की संख्या काफ़ी अधिक थी। यानी जो मध्यम वर्ग थे उसमें समृद्ध कृषक यानी अमीर कृषकों, खेती करने वाले किसानों की संख्या ज़्यादा थी। कुछ अभिलेखों में भूमि को पट्टे पर लेने का उल्लेख मिलता है, यानी कई कुछ अभिलेख हैं उसमें भूमि को पट्टे पर लेने का उल्लेख मिलता है। शीशे के उपकरण बनाना, कपड़ों को बुनना, उनको रंगना एवं बर्तनों पर मीनाकारी करना प्रमुख उद्योग था। यानी इस समय कलाकारी करना लोगों ने शुरू कर दिया था, और कपड़ों को बुनना, शीशे के भी उपकरण बनाना, यानी शीशे का आविष्कार असीरियन सभ्यता में हो चुका था, इसलिए वो लोग शीशे के उपकरण बनाना शुरू कर दिए थे, कपड़ों को बुनना शुरू कर दिए थे, रंगना और बर्तनों पर कलाकारी करना भी सीख लिए थे। इसलिए इस असीरियन सभ्यता में ये एक प्रमुख उद्योग बना। राजा ने उद्योगों को करमुक्त रखा था। पश्चिमी एशिया में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम उल्लेख 700 ईस्वी पूर्व में के सेनाकारिब के अभिलेख में मिलता है। यानी पश्चिम एशिया में जो कपास का
अस्तित्व जो था उसका उल्लेख जो है 700 ईस्वी पूर्व के सेना कारib के उल्लेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। असीरियन समाज में उद्योग एवं व्यवसाय प्रायः प्रतीक हो गए थे। यानी असीरियन समाज में जो उद्योग और व्यवसाय जो थे वो पैतृक हो गए थे। यानी जैसे कोई राशन वाला है तो उसका बेटा भी राशन का ही धंधा करेगा। कोई मसाला वाला है, कोई सब्जी वाला है, तो वह बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, ऐसे करके वह पैतृक हो गया। जबकि बेबीलोनिया में क्या था, अगर आपके अंदर कलाकारी है, आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आप उस व्यवसाय को करिए, आपको उस व्यवसाय की जानकारी है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है, आप दूसरा कार्य कर सकते हैं। लेकिन असीरियन सभ्यता में यह व्यवसाय पैतृक हो गया। इसके बाद आता है धर्म। धर्म बहुत बड़ी कड़ी रही है तीनों सभ्यताओं में, चाहे सुमेरियन हो, बेबीलोनियन हो, या अभी असीरियन सभ्यता जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बेबीलोनियन नगर के नगर देवता मर्दुक का स्थान असीरियन सभ्यता के असुर नगर के देवता असुर ने ले लिया। यानी बेबीलोनियन के जो नगर प्रमुख देवता थे, बेबीलोन समाज के प्रमुख सभ्यता और समाज के प्रमुख नगर देवता जो थे, मर्दुक का जगह अब असीरियन साम्राज्य के असुर नगर के जो प्रमुख देवता रहे असुर ने ले लिया। यानी असुर उनके प्रमुख देवता हो गए। यह एक प्रमुख देवता बन गए। उसे एक सौर देवता माना गया, यानी उन्हें सौर देवता यानी सूर्य के रूप में, देवता के रूप में माना गया। प्रतिवर्ष उनके सम्मान में कृषि नाटक आयोजित किया जाता था। यानी उस असुर देवता के सम्मान में कृषि नाटक का आयोजन हर साल किया जाता था। जबकि असुर असीरिया साम्राज्य की राजधानी बना तो असुर को राष्ट्रीय देवता बना दिया जाने लगा। यानी जब असुर असीरिया साम्राज्य की राजधानी बना तो असुर को, जो असुर देवता थे, उनको राष्ट्रीय देवता बना दिया गया। असुर को युद्ध देवता भी माना जाता था। यह देवीय प्रकोपों एवं शत्रुओं से असीरियन समाज की रक्षा करते थे। सूर्य चक्र इस देवता का प्रतीक चिन्ह था। यानी ये जो असुर देवता थे, इन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता था, और ये देवीय प्रकोपों से और शत्रुओं से असीरियन समाज के लोगों की रक्षा करते थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सूर्य का जो चिन्ह माना जाता है, वह सूर्य चक्र जो इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता था। असीरियन समाज धर्म को अत्यधिक महत्व देता था। संघर्ष में जीवन व्यतीत करने के कारण बेबीलोनियन समाज की तुलना में ये अत्यंत निराशावादी थे। यानी बेबीलोनियन समाज जो था वो आशावादी था और सकारात्मक सोच रखता था। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर युद्ध को ही ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए ये निराशावादी थे। इनका मानना था कि जगत अशुभ एवं असुरी शक्तियों से भरा पड़ा है। यानी जगत जो है, चूंकि ये लोग असुर की पूजा ही करते थे, तो जगत अशुभ और असुरी शक्तियों से भरा पूजा है, क्योंकि इनके भी देवता असुर ही थे। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि ये जादू टोनों, तंत्र मंत्र, ताबीज आदि अंधविश्वासों में गहरी आस्था व्यक्त करने लगे। यानी इसका ये परिणाम हुआ कि जादू टोनों, तंत्र मंत्र, ताबीज वगैरह में ज़्यादा विश्वास करने लगे। इन्होंने मृत्यु पश्चात नरक की कल्पना आरंभ कर दी थी। यानी इसके बाद जो सबसे पहले सभ्यताओं में, समाजों में मृत्यु के पश्चात जो हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में नरक और स्वर्ग की जो व्याख्या की गई है, ये नरक की व्याख्या असीरियन समाज में भी शुरू हो गई थी। मरने के बाद में लोग नरक जाने की भी बात करने लगे थे। यानी इस तरह की नरक की भी व्याख्या शुरू कर दी गई थी और कल्पना शुरू हो गई थी असीरियन समाज में। इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने सुमेर एवं बेबीलोनिया सभ्यता के प्राचीन ज्ञान को संग्रहित कर व्यवस्थित मात्र किया। यानी अगर इन लोगों ने विज्ञान के रूप में सिर्फ इतनी प्रगति की थी कि जो बेबीलोनिया सभ्यता थी और सुमेरियन सभ्यता थी, उसके ज्ञान विज्ञान को, कि जो लेखों थे या बाकी जो चीज़ें थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से संग्रहित कर लिया था, अपनी तरफ से कोई खोज नहीं की थी। युद्ध एवं ज्योतिष में ही इनकी रुचि थी। ये ज़्यादातर ये जो समाज था असीरियन समाज, ये युद्ध
और ज्योतिष शास्त्र में ही ज़्यादा विश्वास रखता था, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। असीरियन चिकित्सकों के पास शरीर रचना शास्त्र पर विशाल शब्दावली थी। असीरियन जो चिकित्सक थे उनके पास शरीर रचना शास्त्र पर विशाल शब्दावली थी, यानी शब्द जहाँ थे, कई सारे शब्द थे शरीर रचना पर। उन्होंने कृत्रिम जलभाग द्वारा 30 मील दूर से जल लाने का प्रबंध किया था, यानी सिंचाई व्यवस्था के लिए 30 मील दूर से जल लाने के लिए कृत्रिम जलभाग द्वारा व्यवस्था कर दिया था। यानी कृषि के कार्य में इन्होंने एक अच्छी प्रगति की थी, एक अच्छा कार्य किया था। तो आज हम लोगों ने असीरियन समाज के स्वरूप के संदर्भ में देखा, जिसमें स्त्रियों की दशा, अर्थव्यवस्था, धर्म विज्ञान था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।